स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू लेसन पढ़ेंगे। हमारा न्यू लेसन है लेसन 8 जो है जेल में मेरे साथी। जेल में मेरे साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा से ली गई है। बच्चों, हम जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। देश को स्वतंत्र कराते हुए इन्हें कई बार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल भी जाना पड़ा था। वे प्रकृति प्रेमी थे। जेल में रहते हुए उन्हें जीव जंतु, पशु पक्षियों से संबंधित कई अनुभव हुए, कई एहसास हुए। इनमें से कई अनुभवों को उन्होंने अपनी आत्मकथा में संजोया है। यह पाठ उन्हीं की आत्मकथा से लिया गया है। जेल में रहते हुए जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, उनके साथ बिताए हुए समय में जो उन्होंने अनुभव किया उसको इसमें संजोया है, अर्थात लिखा है, और ये जो है उनकी आत्मकथा से ली गई है। आइए देखते हैं जेल में लिखित इस आत्मकथा का कुछ अंश। नेहरू जी कहते हैं कि देहरादून जेल की उस कोठरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह देहरादून की जेल में लगभग 14.5 महीने रहे। 14.5 महीने रहे। उन्हें लगने लगा कि जैसे यह उनका घर हो। उसके कोने कोने से वो परिचित हो गए थे। उस जेल के कोने कोने से उनका परिचय हो गया था। सफेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई कड़ियों पर प्रत्येक रेखा और बिंदु को वो पहचानने लगे थे। जेल में दूसरे कार्यों से फुर्सत होने के बाद वो प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने वाले जानवरों, कीड़े मकोड़ों को वो बड़े ध्यान से देखते थे। उन्होंने अनुभव किया कि उनसे उनकी कोई शिकायत नहीं थी। उन कीड़े मकोड़ों से पंडित जी को कोई शिकायत नहीं थी। वे तो उनके आंगन के सूनेपन को दूर करते थे। मैंने पाया कि नेहरू जी कहते हैं कि मैंने पाया कि वो तो जीवों से भरा पड़ा है, अर्थात उनका आंगन जो है, जेल का जो आंगन है, वो जीव जंतुओं से भरा पड़ा है। वो अकेले कहाँ हैं? कुछ रेंगने वाले, कुछ फिसलने वाले, उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। नेहरू जी कह रहे हैं कि कुछ जो है रेंगने वाले, कुछ उछलने वाले, कुछ उड़ने वाले जीव जंतु जो हैं वो उनके साथ उनके दैनिक जीवन में बिना कोई हस्तक्षेप किए रह रहे हैं। इनसे उन्हें कोई शिकायत नहीं थी। हाँ, खटमल, मच्छर और मक्खियों से उन्हें निरंतर युद्ध करना पड़ता था। खटमल, मच्छर और मक्खियाँ जब आती थी तो उनसे उन्हें लड़ना पड़ता था, उन्हें हटाना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते थे। जेल में जहाँ वृक्ष थे, जहाँ पेड़ थे, वहाँ गिलहरियों के जो है झुंड घूमा करते थे। गिलहरियाँ बिल्कुल नहीं डरती थी और साहस पूर्वक उनके पास आ जाती और भी इधर उधर भागती, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। नेहरू जी को उनकी अटखेलियां देखने में बड़ा आनंद आता था। वो गिलहरियों के वो आपसी खेल को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ करते थे। ये तो देहरादून जेल की बात थी। उसके बाद नेहरू जी लखनऊ की जेल की बात बता रहे हैं। लखनऊ की जेल में वो घंटों बिना हिले डुले बैठकर पढ़ते लिखते रहते थे। उसी बीच एक गिलहरी उनके पैर से चढ़कर गोद में आकर के बैठ जाती थी और मुंह की ओर बड़े ध्यान से देखती थी। वे आंखों की ओर गौर करती थी और अनुभव करती थी कि वो वृक्ष नहीं है। वो ये अनुभव करती थी कि जिसके गोद में वो बैठी है आकर के, वो पेड़ नहीं है। वो मुझे क्या समझ रही थी, वे जो है नेहरू जी को क्या समझ रही थी, वो बता पाना मुश्किल है।
लेकिन जैसे ही नेहरू जी जरा सा हिलते डुलते कि वो डर करके वहां से भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे पेड़ से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबा करके सुरक्षित स्थान पर लेकर के चली जाती थी। कभी कभी बच्चे खो भी जाते थे। जेल के एक साथी ने ऐसे 3 खोए हुए गिलहरी के बच्चों को पाल रखा था। एक दिन बैठे थे तभी शोर सुनाई दी। नेहरू जी एक दिन बैठे हुए थे तभी शोर सुनाई दी। हाय गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे, कहीं मर ही न जाएं। नेहरू जी उठे और आवाज की तरफ गए। देखा कुछ कैदी जो है वहाँ खड़े हैं। अरे अरे हाय, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, कहीं मर न जाएं। मैंने उन बच्चों को, नेहरू जी जो है उन बच्चों को देखे और निश्चिंत हो गए, क्योंकि वे गिलहरी के बच्चे जो हैं वो जीवित थे, वे मरे नहीं थे। वे निश्चिंत हो गए। उन्होंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेर कर खड़े रहोगे तो इनकी माँ इन्हें लेकर के नहीं जा पाएगी। तुम लोग इधर किनारे आकर के बरामदे में बैठ जाओ। नेहरू जी कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे पेड़ की सख्त टहनियों से नीचे गिर जाते हैं और उनकी माताएं जो हैं वो फुर्ती के साथ आकर के अपने बच्चों को अपने मुंह में दबा करके लेकर चली जाती हैं। शाम का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, लेकिन गिलहरियों की माता जो है वो उन्हें लेने नहीं आई। अब सभी चिंतित हो उठे, क्योंकि गिलहरी के बच्चे जो थे वो बहुत छोटे थे। ना तो वो पत्तियों को खा सकते थे और ना ही रोटी का चूरा ही वो खा पाते। अब कुछ तो करना पड़ेगा। पांडे जी आते ही बोले, किसी कैद खाने में एक पांडे जी होते हैं जो आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं और ना ही इन्हें रोटी का चूरा खिलाया जा सकता है। ये कैसे जीवित रहेंगे? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाएंगे। पर जेल में बोतल कहाँ से आए? जेल की कालकोठरी में बोतल कहाँ से मिले? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो दूध पी न सकते थे। गिलहरी के बच्चे इतने छोटे थे कि वो बोतल से भी दूध नहीं पी पाते। फिर इनका पालन पोषण जो है किस प्रकार से किया जाए, इनको कैसे जीवित रखा जाए, ये कठिन समस्या हो गई थी। सब सोच में पड़े थे। तभी नेहरू जी की दृष्टि जो है लिखने वाले पेन पर पड़ी। उन्होंने पेन में स्याही भरने वाली जो नली होती है उसको खाली किया और उसमें दूध को भर दिया। नेहरू जी ने उस नली से, पेन की नली से गिलहरी के बच्चे को बोतल की तरह धीरे धीरे दूध पिलाने की कोशिश करना शुरू किया। कभी दूध नीचे गिर जाता तो कभी बच्चों की नाक में चला जाता तो कभी अपने ही स्थिर नहीं रह पाते। दूर से जो है जेलर राम प्रसाद जो है, लखनऊ के जेल के जेलर थे राम प्रसाद, वो ये सब घटना देख रहे थे। वो दौड़ते हुए गए और कुछ क्षण बाद, कुछ समय पश्चात वापस लौटे तो हाथ में रुई लेकर के आए और कहा कि लाओ, बोतल बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। और उन्होंने क्या किया कि वो स्याही वाली नली जो थी, पेन की जो नली थी, उस पर रुई को लपेट दिया और रुई लपेट देने के बाद से बच्चा जो है, रुई जो है दूध से गीला हो गया और बच्चा उस रुई को चूस चूस करके दूध पीने लगा। इस तरह से बच्चों को जीवित रखा गया। कुछ ही समय पश्चात जो है ये तीनों बच्चे उनके जेल परिवार के प्रिय सदस्य बन गए। ये जो गिलहरी के तीनों बच्चे थे वो उनके जेल परिवार के सदस्य बन गए। सभी उनको चाहने लगे। अब आते हैं हम अल्मोड़ा जेल में। अल्मोड़ा जेल में नेहरू जी के साथ क्या क्या होता है उसका वर्णन इन्होंने यहाँ किया है। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेल में वे गए वे सब कबूतरों से भरे हुए थे।
लेकिन अल्मोड़ा के जेल में कबूतर देखने को नहीं मिले। जेल में हजारों कबूतर रहते थे। शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था, और शाम को आकाश ढक जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून की जेल की मेरी कोठरी, नेहरू जी कहते हैं कि देहरादून जेल की जो मेरी कोठरी है, मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। देहरादून जेल की जिस कोठरी में नेहरू जी रहते थे, उस कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना लिया था। वे उन दोनों को खिलाया पिलाया करते थे। मैना के जोड़ों को खिलाते पिलाते थे, और वे जो मैना के जोड़े थे वे पालतू हो गए थे। यदि सुबह या शाम उन्हें खाना मिलने में जरा भी देरी होती थी तो वे चुपचाप नेहरू जी के पास पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रिया और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता था। नेहरू जी को उनकी क्रियाकलाप को देख करके और उनकी चहचहाहट को सुन करके बड़ा आनंद आता था। इसके पश्चात हम चलते हैं नैना जेल। नैनी जेल में हजारों तोते थे। नैनी जेल एक बहुत बड़ी संख्या में मेरी बैरक की दीवारों पर रहा करती थी। नैनी जेल में बहुत सारे तोते थे और बहुत बड़ी संख्या में जो है वो बैरक की दीवारों पे, जो जेल की चारदीवारी होती है, उस पर रहा करती थी। उनकी प्रेममयी बातचीत देखने वाली होती थी। वो जो तोते होते हैं, तोते जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, वो प्रेमपूर्ण वाणी, उनकी आवाज़ जो है वो देखने लायक होती थी। उनकी नोक झोंक सुनने का आनंद तो अनोखा ही था। आपस में जब वो तोते लड़ते थे और उनकी नोक झोंक, उनकी जो बातें थी, सुनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता था। देहरादून से सैकड़ों प्रकार की चिड़ियाँ थी। देहरादून में जो है सैकड़ों प्रकार की अलग अलग तरह की चिड़ियाँ थी। वे गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार थी। कोयल की वाणी ऐसी ही मीठी होती है। इसकी कुहुक सुनकर वे बहुत आनंदित होते थे और भूल जाते थे कि वे जेल में हैं। नेहरू जी कोयल की आवाज़ सुनकर, कुहू कुहू की आवाज़ सुनकर के इतने प्रसन्न हो जाते थे कि वे भूल जाते थे कि वो जेल में हैं। अब पहुँचते हैं हम बरेली की जेल में। नेहरू जी बरेली की जेल में जो अनुभव किया वो यहाँ लिखा है। बरेली जेल में बंदर का एक दल बसा हुआ था। बरेली के जेल में बंदरों का एक दल बसा हुआ था। उनकी किस्में देखने योग्य थी, अलग अलग तरह के बंदर। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। नेहरू जी, बरेली के जेल में एक घटना हुई। उस घटना ने नेहरू जी पर बड़ा ही प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा उनकी बैरक में आ गया था। एक बंदर का छोटा बच्चा जो है वो बैरक से उतर करके नीचे जो है आ गया था, और लौटकर फिर वापस बैरक पर नहीं चढ़ पाया। लौटकर छोटा बच्चा था, कूद करके नीचे तो आ गया, लेकिन पुनः वो बैरक की दीवार पर नहीं चढ़ पाया। वार्डनों और कैदियों ने उसे पकड़ लिया। कैदी और वार्डन जो थे वो उसको पकड़ लिए और एक रस्सी से बांध दिए। बंदर के बच्चे को जो है रस्सी से बांध दिए। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप देख रहे थे। उस बंदर बच्चे के माँ बाप जो है ऊंची दीवार से ये देख रहे थे। उनको गुस्सा आ गया। बंदर के जो माँ बाप हैं वो क्रोधित हो गए। एकाएक उनमें से एक बड़ा और मोटा बंदर खो खो करते हुए बैरक में कूद गया। उसने भीड़ पर सीधा प्रहार किया। जो कैदियों और वार्डनों का जो भीड़ था उस पर सीधा प्रहार किया। खो खो करते हुए उन सबों की तरफ दौड़ा। कैदी हाथ में बड़े बड़े डंडे लिए हुए थे, लेकिन साहस की विजय हुई, हिम्मत की विजय हुई और मनुष्यों की सारी भीड़ जो है वहां से भाग गई। बंदर की खोखो से डर करके भाग गई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान से अपने साथ ले आया।
प्राय हमारी भेंट ऐसे जानवरों से भी हो जाया करती है जिनका हम स्वागत न कर सकते थे। नेहरू जी कहते हैं कि कभी कभी ऐसे जानवरों से भी भेंट हो जाती थी जिनका हम स्वागत नहीं कर पाते थे। कोठरियों में अक्सर बिच्छू घूमा करते थे। कभी वे नेहरू जी के बिस्तर पर मिलते या किताबों में मिल जाते, जिससे वो अचानक उठ करके बैठ जाते। पर आश्चर्य की बात है कि उन्होंने कभी उन्हें डंक नहीं मारा। वो जो बिच्छू है कभी भी नेहरू जी को हानि नहीं पहुंचाए। एक बार मैंने एक जहरीले बिच्छू को एक डोर में बांधकर दीवार पर लटका दिया। नेहरू जी कह रहे हैं कि एक बार जो है एक जहरीले बिच्छू को मैंने पकड़ लिया और धागे से बांध कर करके उसको दीवार पे लटका दिया। थोड़ी देर बाद वो वहां से भाग खड़ा हुआ। वो स्वतंत्र बिच्छू से दोबारा मिलने की उनकी इच्छा न थी। वो जो गायब हुआ बिच्छू, उससे मिलने की इच्छा जवाहरलाल नेहरू को दोबारा नहीं थी। अतएव उन्होंने अपनी कोठरी के कोने कोने में उसकी तलाश की, किंतु वो गायब हो चुका था, वो भाग चुका था। उस रस्सी से खुल करके कोशिश करके स्वतंत्र होकर के वहां से भाग गया था। उनकी कोठरी में और उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। जवाहरलाल नेहरू जहाँ रहते थे, जिस कोठरी में रहते थे जेल में, उसके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर तो समाचार पत्रों में भी छप गई। इस प्रकार की घटनाओं का वे स्वागत किया करते थे। अब आप सोचते होंगे कि इस तरह की रहस्यमयी घटनाओं का स्वागत कोई करता है? नहीं करता। लेकिन नहीं, ये घटनाएं जो है उनके जेल की बोरिंग जीवन, जो एक रास्ता थी जीवन की, उसको भंग करते थे। इसलिए वो ऐसी घटनाओं का स्वागत किया करते थे, आनंद लिया करते थे। वे कहते हैं कि सांपों का स्वागत नहीं करता था। नेहरू जी कह रहा है कि मैं उन सांपों का स्वागत नहीं करता था, किंतु उनसे डरता भी नहीं था। जैसे अन्य लोग डरते हैं सांपों को देख करके, जिस तरह दूसरे लोग डरते हैं, वैसे मैं डरता भी नहीं था और उनका स्वागत भी नहीं करता था। यद्यपि मैं उनके काटे जाने से डरता था और सांपों को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ। और कह रहे हैं कि सांप को देख लेता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय पैदा नहीं होती। उन सांपों को देख करके मैं घबराता नहीं हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता है। हाँ, लेकिन मैं उनसे अपनी रक्षा भी करता हूँ। जीवों और कीड़ों मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। नेहरू जी कहते हैं कि कीड़े मकोड़ों और जीव जंतुओं से जितनी मेरी मुलाकात, जो मेरी भेंट जो है वो जेल के अंदर हुई, उतनी बाहर के जीवन में कभी नहीं हुई। वे मुझे अपने मित्र जैसे लगने लगे थे। जेल की यात्रा के समय, जेल के निवास के समय, ये जो जीव जंतु थे, कीड़े मकोड़े थे, वो मेरे मित्र से लगने लगे थे, क्योंकि वे ही मेरे अकेलेपन के संगी और साथी थे। वे कीड़े मकोड़े ही जवाहरलाल नेहरू के अकेलेपन के साथी थे, जिनके बीच वो भूल जाते थे कि वो जेल में है। वो उन्हीं के साथ जीवन का आनंद लेते थे, उनके साथ घुल मिल जाते थे और उसे ही अपना परिवार बना लेते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उनकी आत्मकथा से ली गई ये कुछ अंश हैं, जिनमें रोचक प्रसंग भी है और कुछ प्रेरक प्रसंग भी है। प्रेरक प्रसंग जो है वो बरेली जेल की घटना है, जिसमें बंदर का बच्चा जब बैरक में आ जाता है तो एक अकेला बंदर जो है वो कैदियों और वार्डनों को किस तरह से डरा करके अपने बच्चे को ले जाता है। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि आने स्वतंत्रता के लिए अगर कोई कठिनाई हो तो आगे कितनी भी कठिनाई हो, उसे प्राप्त करने के लिए हमें अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। अकेले ही हम आगे बढ़ करके अपना लक्ष्य पूरा कर सकते हैं, खुद को स्वतंत्र कर सकते हैं। धन्यवाद।